Hello and welcome to FRTS. Continuing with series of environment, we are going to solve year 2012 question of UPSC prelims CSE. Question number first is, the increasing amount of carbon dioxide in the air, carbon dioxide का level बढ़ रहा है, is slowly raising the temperature of the atmosphere because it absorbs. देखो CO2 क्या करता है कि अगर environment में या atmosphere में CO2 का level बढ़ेगा तो बोला जाता है कि वो टेम्परेचर को राइज करता है. क्यों? क्योंकि एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है CO2, राइट. अब ये कैसे राइज करता है? तो ये क्या करता है कि जो सोलर इंसोलेशन आ रहा है वहां से इंफ्रारेड पार्ट है जो सोलर इंसोलेशन का, जैसे मान लो कि ये जो सन हो गया अपना, ये सन हो गया, यहां से रेज निकलती हैं, यहां से रेज निकलती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सोलर इंसोलेशन. दे आर बंडल ऑफ एनर्जीज, राइट. इसको हम डिनोट करते हैं E इक्वल टू एच म्यू से, और ये एच म्यू क्या है? ये क्वांटा और फोटोन बोलते हैं इसको, क्वांटा और फोटोन. ठीक है, इतना क्लियर है. अब क्या होता है कि ये जो इंसुलेशन निकल रहा है इसका एक स्पेक्ट्रम बनता है, राइट. सबसे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है जो, वो रेडियो वेव्स की होती है, और सबसे छोटी जो वेवलेंथ होती है वो गामा रेज की होती है. यहां पे आपका विजिबल होता है और यहां पे इंफ्रारेड होता है, राइट. तो इसी में अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, इसी में यहां पे माइक्रोवेव्स भी होती हैं. यहां पे इंफ्रारेड हो गया, यहां पे यूवी रेज हो गए, यहां पे एक्सरे हो गई, और ये हो गई गामा रेज. तो ये जो स्पेक्ट्रम बना, इनमें से जो आपका ओजोन है, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है वो किसको एब्जॉर्ब करता है? तो वो एब्जॉर्ब करता है यूवी रेज, हार्मफुल यूवी रेज को, राइट. ये हार्मफुल यूवी रेज को कौन एब्जॉर्ब करता है? ओजोन. इसीलिए तुमने सुना होगा कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है एल्टीट्यूड के साथ. अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर का सेकेंड वाला लेयर, तो वहां पे एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर बढ़ता है. जबकि जनरली क्या ट्रेंड है कि हाइट बढ़ाने पे टेम्परेचर गिरेगा, राइट. और कितना गिरेगा? तो 1 किलोमीटर बढ़ाने पे कितना गिरता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस. यहां तक क्लियर है. तो ये जो ओजोन है ये किसको एब्जॉर्ब करता है? अल्ट्रावायलेट रेज को. इंफ्रारेड को कौन एब्जॉर्ब करता है? CO2. कौन एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड को? CO2. अब क्वेश्चन पे आओ, तो ये बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये स्लोली रेज करता है टेम्परेचर को अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए तो. क्यों? तो फर्स्ट इज इट एब्जॉर्ब्स द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन्स इट्स हीट. नहीं, ऐसा कुछ बताया क्या मैंने अभी आपको? नो. बी इज द यूवी पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन. नहीं, इसको कौन करता है? ओजोन करता है. सी इज ऑल द सोलर रेडिएशन, यानी पूरा स्पेक्ट्रम. एकदम नहीं, राइट. एंड फोर्थ इज द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन. दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर. और ये अभी इंफ्रारेड वाले पार्ट को कौन एब्जॉर्ब करता है? CO2. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज. प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जांपल, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और क्या हो सकता है? बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट. तो इन प्रोटेक्टेड एरियाज में और भी हो सकते हैं. इनमें से बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरबन, ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. ओके, इनमें से कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? अब ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इनको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया जाता है. ठीक है. प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1972. किसकी गवर्नमेंट? इंदिरा गांधी. ओके. इनमें से पूछ रहा है कि इन प्रोटेक्टेड एरियाज में से कौन सा टाइगर रिजर्व है. निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए. 2012 में पूछा गया क्वेश्चन. बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरबन, इनमें से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है? ओके. देखो, बांदीपुर जो है ये कर्नाटका में है, नॉर्थ कर्नाटका. भितरकनिका उड़ीसा में है. मानस इज इन असम एंड सुंदरबन इज वेस्ट बंगाल. ओके. इनमें से ये जो सुंदरबन है ये तो तुम्हें पता है कि टाइगर रिजर्व है. ठीक है. तो फोर्थ अगर तुम होगा तो यहां से तुमने पहला एलिमिनेट कर लिया. कमिंग टू बांदीपुर, दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर टाइगर, फेमस टाइगर रिजर्व. ओके. तो फर्स्ट यहां से थर्ड एलिमिनेट हो गया अगर फर्स्ट होगा तो. ठीक. नाउ फोर्थ दोनों में है, फर्स्ट दोनों में हो गया, अब थर्ड दोनों में है. सी,
थर्ड, यानी मानस भी टाइगर रिजर्व होगा। वैसे मानस किसके लिए फेमस है? मानस, काजीरंगा आर फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो। लेकिन मानस यहां से हमें पता चल रहा है कि क्या है, ये टाइगर रिजर्व भी है। भितरकनिका टाइगर रिजर्व है क्या? टाइगर रिजर्व की जब आप लिस्ट देखोगे तो उसमें भितरकनिका नहीं मिलेगा तुम्हें, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ टाइगर रिजर्व और टाइगर रिजर्व। सेकंड एलिमिनेट कर लो, तो यहां से ये वाला भी चला गया। बी इज राइट ऑप्शन, बी इज राइट ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज राइट ऑप्शन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज which one among all of the following categories of protected areas in India are local people not allowed to collect and use the biomass? इनमें से कहां पे लोकल पीपल बिल्कुल अलाउड नहीं है बायोमास कलेक्ट करने के लिए? भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने, बायोमास कलेक्ट करने और उसको उपयोग की अनुमति नहीं है? 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, पहला दिया है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वेटलैंड डिक्लेयर्ड अंडर रामसर कन्वेंशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट जो होता है वो होता है नेशनल पार्क। ओके, सबसे इसको टॉप पे अगर रखो, नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग मैं नंबरिंग कर रहा हूं, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है नेशनल पार्क में, सेकंड नंबर पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, थर्ड पे बायोस्फीयर रिजर्व में, और वेटलैंड तो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक, इन तीनों की बात करते हैं। जहां पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी वहां पे पीपल नॉट अलाउड होंगे। ओके, तो नेशनल पार्क में अगर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, यहां पे अगर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है तो यहां पे नहीं अलाउड होंगे। ठीक, तो यहां पे नहीं अलाउड होंगे, पीपल नॉट अलाउड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल पार्क। और कहां पे अलाउड है? बायोस्फीयर रिजर्व में अलाउड है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल पार्क। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following group of animals belong to the category of endangered species? अब ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट? आपने प्रोजेक्ट जीवी सुना, प्रोजेक्ट गोदावन एक है राजस्थान सरकार का, प्रोजेक्ट गोदावन किसके लिए है? जीवी के लिए है। जीवी क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। ये कौन बताता है कि कौन वल्नरेबल है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? तो ये आईयूसीएन बताता है। आईयूसीएन क्या यूएन का मेंबर है या यूएन का ऑर्गन है? नहीं, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है यूएन में। नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इतना क्लियर है? चीजों को कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो एक बार में तुम्हें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट गोदावन है, कौन लेके आया था? राजस्थान की गवर्नमेंट लेके आई थी। तो नेचुरल हैबिटेट के क्या हो गया? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का राजस्थान एंड गुजरात का रीजन। ओके, ये अभी मैंने क्या होता है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो इंडेंजर्ड तो होगा, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तुम्हें पता चल गया। इनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिख रहा है तुम्हें? नहीं, इसको एलिमिनेट कर लो। इनमें दिख रहा है तुम्हें? नहीं, इसको भी एलिमिनेट कर लो, राइट? या फिर अगर ये टेक्निक नहीं लगाना चाहते हो तो देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होगा, रेड पांडा भी इंडेंजर्ड है, एशियाटिक वाइल्ड एस भी इंडेंजर्ड है, और मस्क डियर भी इंडेंजर्ड है। ये जो है इनका हैबिटेट देखो छोटा है। आई मीन रेड पांडा कहां पाए जाते हैं? सिक्किम वाले एरिया में। तो इनका नेचुरल हैबिटेट क्या हुआ? छोटा हुआ। देखो ना, दिखते हैं क्या जनरली रेड पांडा? नहीं, इनकी पॉपुलेशन भी कम है। तो ये क्या होते हैं? इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, राइट? एशियाटिक वाइल्ड एस भी तुम्हें जनरली देखने को नहीं मिलता होगा। मस्क डियर, कस्तूरी मृग, अगेन हायर एल्टीट्यूड, कोल्ड एरिया, राइट? तो क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है? इनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर रहा है। ये भी इंडेंजर्ड होने के चांसेस इनके भी हाई है। ए इज राइट आंसर। वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया, हैबिटेट को ध्यान में रख के थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ भी कर सकते हो, अगर एग्जाम हॉल में तुम्हें एग्जैक्ट नहीं पता है तो। वैसे ये न्यूज में रहते हैं हर साल, तभी पूछे जाते हैं और तुम्हें पढ़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, MEA, describes the following major category of ecosystem services: provisioning, supporting, regulating, preserving and cultural. Which of the following is supporting service? इसमें पूछ रहा है कौन सा supporting service है? First is production of food and water, second is control of climate and disease, third is nutrient cycling and crop pollination, and fourth is maintenance of biodiversity. देखो, ये सीधा क्वेश्चन है और इसका आंसर है nutrient cycling and crop pollination. This is supporting services of ecosystem. Okay? Next question is, What is the difference between the antelopes oryx and chiru? देखो, ये दोनों एक एंटीलोप की स्पीशीज है, ये दोनों एंटीलोप की स्पीशीज है। दोनों के ही दो हॉर्न होते हैं, ऐसे दो हॉर्न होते हैं। ठीक है, ऐसे एंटीलोप बना लो एक,
ठीक, इसके दो हॉर्न होते हैं, दो सींग जैसा कुछ निकला होता है ऐसे करके, ठीक है। ये जो ऑरिक्स होता है ये होता है ड्राई एंड स्क्रब फॉरेस्ट में, ड्राई एंड स्क्रब लैंड्स का। और ये जो चीरू है ये तिब्बत साइड पे होता है, तिब्बत और हायर एल्टीट्यूड एरिया। अब क्वेश्चन पे आओ। A is oryx is adapted to live in hot and arid areas, where chiru is adapted to live in steep and semi-arid areas of cold high mountains. B is oryx is posed for its antlers, whereas chiru is posed for its musk. इसका मतलब होता है हॉर्न, ये सींग। C is oryx exists in western India only, whereas chiru exists in northeast India only. And D is none of the statement A, B, C given is correct. देखो अभी मैंने तुम्हें बताया कि ऑरिक्स जो है ड्राई एंड स्क्रब एरिड एरिया में पाया जाता है, जबकि चीरू जो होता है तिब्बत या हायर एल्टीट्यूड और कोल्ड एरिया में पाया जाता है। इस हिसाब से जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो ए है। ऑरिक्स इज अडेप्टेड टू लिव इन हॉट एंड एरिड एरियाज, व्हेयरएज चीरू इज अडेप्टेड टू लिव इन स्टीप एंड सेमी डेजर्ट एरिया ऑफ कोल्ड हाई माउंटेन। कोल्ड हाई माउंटेन कौन रहता है? चीरू। ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए, जो ये है कि सॉरी एक थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? बोल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा थ्रेट हो सकता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट कौन कौन से हो सकता है? तो ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, बिल्कुल है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट है, बिल्कुल है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज है, बिल्कुल है। प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, शाकाहारी प्रमोट करना, ये क्या थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए? नो। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ए इज राइट ऑप्शन। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, 2012 के प्रीलिम्स में पूछा। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस: कॉन्टोर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग, जीरो टिलेज। ये इन तीनों को पहले आप समझ लो। जो जीरो टिलेज क्या होता है कि लैंड को डिस्टर्ब किए बिना, ये जो है ना, ये मान लो अगर कोई लैंड है तो इसको डिस्टर्ब करे बिना, इसमें टिलेज, इसकी जुताई किए बिना, जब हम और पुराने जो क्रॉप है, पुरानी जो क्रॉप लगी हुई है उसके रेसिड्यू को हटाए बिना इसमें ड्रिलिंग से ऐसे सीड का सो कर देते हैं, तो इसको जीरो टिलेज फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जीरो टिलेज फार्मिंग होता है। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक लैंड, ये समझ लो ये लैंड है, एक फार्म लैंड है, इस पे कोई एक क्रॉप लगी हुई है, इसको इसकी भी कटाई नहीं हुई, हार्वेस्ट नहीं हुआ, तब तक दूसरी क्रॉप यहां पे लगा दी गई, इसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। जनरली राइस के साथ, जो राइस की क्रॉपिंग होती है ना, उसके साथ साथ क्या लगा देते हैं? कॉलीफ्लावर, इसको रिले क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? ईल्ड बढ़ने के चांसेस, अब जैसे जो ईल्ड होता है वो एक क्रॉप पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि अपने पास दो क्रॉप हो गई, ठीक है। एंड दिस इज कॉन्टूर बंडिंग। इसमें क्या होता है, कैसे मान लो एक स्लोप हो गया, सॉरी ऐसे मान लो एक स्लोप है, तो यहां ऐसे बंद बना देते हैं। अब यहां से अगर वाटर आएगा, रेन वाटर आएगा, तो यहां पे इनमें क्रॉप लगाते हैं हम, तो यहां पे क्या होगा कि वाटर की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, वो रन ऑफ नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्टूर बंडिंग। ये तीनों ही जो है, अब आगे पढ़ो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, व्हिच वन ऑफ द अबव हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज इन द सॉइल? ये बोल रहे हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन का स्टोरेज सॉइल करने में कौन कौन सा हेल्प करते हैं? तो भाई ये वाला भी करेगा, ये वाला भी करेगा, ये वाला भी करेगा, ठीक। तो ऑल ऑफ देम, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन, ध्यान से सुनना, व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीजन? ओशन में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, तुम्हें पता है, राइट। इन पे कौन फीड करता है? इन पे स्मॉल फिश फीड करती है। फिर इसको कौन फीड करता है? लार्ज फिशेस और कार्निवोरस फिशेस, ठीक। अब देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट वुड हैपन, अगर ये फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो जाए तो क्या होगा? ये स्मॉल फिश की पॉपुलेशन रिड्यूस होगी, जब ये कम होगी तो ये पॉपुलेशन भी रिड्यूस होगी, ओशन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, बायोलॉजी वहां की डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, ठीक। अब देखो, फर्स्ट इज द ओशन इज एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। देखो फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? छोटे छोटे ओशन के अंदर जो छोटे छोटे प्लांट्स काइंड होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन बोला जाता है। वो क्या करते हैं? कार्बन को स्टोर करते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं। उनकी मदद से जो ओशन होता है वो क्या करता है? कार्बन सिंक की तरह काम करता है, ठीक है। अगर यही नहीं रहेंगे तो ये कार्बन सिंक वाली एक्टिविटी ओशन की क्या होती है? एडवर्सली इफेक्ट होगी, सही है। सेकंड इज द फूड चेन इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। अभी बताया ये क्या है? फूड चेन है, ये एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, तो ये भी सही है। एंड थर्ड इज द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर ड्रास्टिकली डिक्रीज। यार देखो ये जो वर्ड है ना ड्रास्टिकली, कि बहुत तेजी से डिक्रीज हो जाए,
ये काफी एक्सट्रीम है अपने आप में। ओके, डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है नो डाउट, बट ड्रास्टिक डिक्रीज इज एक्सट्रीम, सो दिस इज नॉट राइट। फर्स्ट एंड सेकंड, ए इज राइट ऑप्शन। ओके, coming to the next and last for the day, this is the last question for the day and again from 2012 prelims, यहां से आपका 2012 prelims का पेपर खत्म हो जाएगा। अभी तक हमने 2020 से स्टार्ट किया, नीचे जाते हुए 2012 तक का पेपर खत्म कर चुके हैं हम लोग, राइट। सो बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। लास्ट क्वेश्चन, vulture which used to be very vulture, ये जो vulture है which used to be very common in Indian countryside some years ago are rarely seen nowadays। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आम दिखाई देते थे, आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है क्या, मतलब कौन उत्तरदायी है? देखो, एक ड्रग होता है पेन किलर, सुना होगा, एक ये जो पेन किलर्स होते हैं इसी में एक डाइक्लोफिनाक होता है, डाइक्लोफिनाक होता है। ये जो ड्रग है इसकी वजह से ये जो वल्चर है ना, अगर वल्चर के बॉडी में पहुंच जाए तो इनका नर्वस सिस्टम जो है अफेक्ट हो जाता है, नेगेटिवली अफेक्टेड, और इससे इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, वल्चर्स की डेथ हो जाती है। अब हुआ क्या कि वल्चर तक पहुंचा कैसे ये डाइक्लोफेनाक? वल्चर के शॉप पे जाके बोला कि पेन किलर दे दो, उसने डाइक्लोफेनाक दिया, उसने खाया नहीं। वल्चर जो होता है वो फीड करता है किस पे? डेड एंड डिकेड वो जो एनिमल की बॉडीज होती हैं उन पे। ठीक है, तो जो तुम्हारे ये हमारे जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, तो उनको क्या करते थे हम लोग, डाइक्लोफेनाक के इंजेक्शन देते थे, या डाइक्लोफेनाक उनके मेडिसिन में जाता था, राइट। तो उससे क्या हुआ, उनकी बॉडी में डाइक्लोफेनाक एक्यूमुलेट हुआ। जब वो मरे तो उनकी बॉडी को वल्चर ने खाया, वहां से ये वल्चर तक पहुंचा। ओके, और वल्चर का फिर इफेक्ट किया नर्वस सिस्टम को, और वल्चर की डेथ होती है। धीरे धीरे ये प्रोसेस इतना बढ़ गया कि डाइक्लोफेनाक पे बैन लगाना पड़ा, राइट। तो वल्चर अभी के टाइम पे क्या हो गया, उसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से रिड्यूस कर गई। अब क्वेश्चन पे आओ, ए इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्टिंग साइट्स बाय अ न्यू इन्वेसिव स्पीसीज, नहीं। अ ड्रग यूज्ड बाय कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज्ड कैटल, अभी मैंने बताया कि हमारे जो कैटल ओनर्स जो हैं उन्होंने डाइक्लोफेनाक के इंजेक्शन देने शुरू किए थे डिजीज जब होती थी इन कैटल्स को। तो फिर वो कैटल जब मरते थे तो उसको वल्चर फीड कर लेता था, वहां से वल्चर के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता था ये डाइक्लोफेनाक, फिर उसकी डेथ हो जाती थी। तो बी इज राइट आंसर। इसकी वजह से क्या हुआ, वल्चर की पॉपुलेशन रिड्यूस कर गई। Now this is last for the day, or thank for the lecture,